विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग द्वितीय के अर्थशास्त्र विषय के सेकंड जो पेपर है हमारा आर्थिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उन कारणों का और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मुद्रास्फीति के कारण, यानी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रास्फीति होता है तो उसके कौन कौन से कारण हैं या मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। मुद्रास्फीति के विभिन्न जो रूप हैं या विभिन्न जो प्रकार हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं और उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति के कारणों का पता लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहले इसका कारण है वो है कि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने के कारण। तो मुद्रास्फीति, जैसा कि प्रोफेसर फ्रीडमैन मानते हैं कि यह एक सदैव और सर्वत्र एक मौद्रिक तथ्य होती है। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इन एवरीवेयर ए मॉनेटरी फेनोमेना, यानी यह एक मौद्रिक तथ्य है। अत्यधिक तेज रफ्तार से बढ़ने वाली जो मुद्रास्फीति है उसमें यह बात साफ तौर से लागू होती है। मुद्रास्फीति की जो दीर्घकालीन दशाएं हैं वो मौद्रिक कारणों से ही उत्पन्न होती है। ऐसा विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों में पाया जाता है। क्लासिकल मॉडल या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मॉडल है उसमें मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से नकद मजदूरी व कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है। जैसा कि हम फिशर के सिद्धांत में देख चुके हैं। हम पहले फिशर के सिद्धांत में और इससे पूर्व भी बतला चुके हैं कि जो भारत जैसे विकासशील देश है उसमें योजना काल में मुद्रा की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है तथा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति में उसके मुकाबले कम वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि योजना काल में कीमत स्तर काफ़ी बढ़ गया। योजनाओं में सार्वजनिक आय में वृद्धि से लोगों की आमदनी तो तेजी से बढ़ गई, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ पाया था, जिससे अधिक मुद्रा कम माल का पीछा करती है और इस कारण से वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती है। सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के लिए हमने घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ती है। इस प्रकार जो है घाटे के बजट, मुद्रा की बढ़ती हुई पूर्ति व वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि ने ऐसा जो है दुष्चक्र चालू किया है, जिसका प्रबल प्रभाव मुद्रास्फीति के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। दूसरा जो फिर इसका कारण है वो है उत्पादन की गतिहीनता, है ना, या उत्पादन को धीमी गति से बढ़ना माना जाता है। जैसे भारत जैसे जो देश हैं जिनमें कृषिगत उत्पादन वर्षा पर या मानसून पर निर्धारित होने के कारण काफ़ी अनिश्चित मानी जाती है। औद्योगिक उत्पादन भी आयातित जो कच्चा माल है उस पर आश्रित होता है, उसके कारण वो भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति को मौद्रिक प्रश्न नहीं मानकर माल के उत्पादन व सप्लाई का प्रश्न मानते हैं। उनके अनुसार मुद्रास्फीति की समस्या मूल रूप से इसलिए है कि माल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ पा रहा है। फूड मुद्रास्फीति जो है वो मूलतया सप्लाई बाधाओं व अवरोधों को ही जन्म देती है। फिर तीसरा इसका कारण है कि ऊंची लागत वाली अर्थव्यवस्थाएं, है ना। हम लागत अन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत, जो लागत जन्य मुद्रास्फीति है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट कर चुके हैं। विशेषतः औद्योगिक वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनकी लागतों के ऊंचे होने का परिणाम होती है। कृषि के व्यवसायीकरण के बाद में उर्वरकों और अन्य कृषिगत इनपुट की लागतें बढ़ने के कारण इनके वसूली मूल्यों में भी प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से एक ऊंची लागत वाली जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक ऊंची कीमत वाली अर्थव्यवस्था बन जाती है। ऊंची लागतों के कारण जो है ऊंची मजदूरी, पावर की जो है अधिक दरें, ब्याज की ऊंची दरें व अन्य खर्चों की अत्यधिक वृद्धियाँ जैसे कि परिवहन लागतें हैं आदि जिम्मेदार होती है। इसके पश्चात इसका कारण है आयात के कारण, है ना, कि मुद्रास्फीति का एक पहलू ये है कि आयातित मुद्रास्फीति होती है। विदेशों से हम ऊंचे मूल्यों पर आयात करते हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि क्रूड तेल है ना, पेट्रोलियम पदार्थ है तथा अन्य जो आयातित वस्तुएं हैं उनके भाव जब विदेशों में बढ़ते हैं तो इनके भाव हमारे यहाँ भारत में भी बढ़ जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।
विभिन्न अर्थशास्त्री भारत में जो है मुद्रास्फीति का एक कारण समय समय पर आयातित जो पदार्थ हैं उनके मूल्यों में वृद्धि होना भी मानते हैं। फिर प्रशासित व नियंत्रित जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि करने से भी मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार विभिन्न कृषिगत पदार्थों के एमएसपी मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य या वसूली मूल्य जो है वो बढ़ाती रहती है। उससे खुले बाजार में इनके मूल्य बढ़ते हैं। इससे किसानों को तो फायदा होता है, अधिक लाभ मिलते हैं, लेकिन खुले बाजार में उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक पदार्थ है जैसे उर्वरक है, इस्पात है या अन्य वस्तुएं हैं, उनके प्रशासित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा से मुद्रास्फीति के जो है दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट है फिर बाजार की प्रत्याशा। प्रोफेसर N.A. मजूमदार हैं और अन्य अर्थशास्त्री जो हैं उनका विचार है कि जो भारत जैसे विकासशील देश हैं उनमें मुद्रास्फीति पूर्णतया एक मौद्रिक तथ्य नहीं होती है, बल्कि इस पर बाजार की प्रत्याशाओं या उनकी अपेक्षाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बाजार में ये धारणा फैल जाती है कि कीमतें बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति अपने आप ही लागू हो जाती है। इसलिए ब्याज की दर को अगर हम 19 से 20% बढ़ा करके और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है, बल्कि इससे निवेश और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके बैंकों की उधार देने की ब्याज दरों में कमी की जाती है। फिर जो है सर्वज्ञ जो प्रोफेसर हैं B.B. भट्टाचार्य है ना, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अध्ययन किया है और एक अध्ययन में उन्होंने बताया है कि भारत जैसे जो देश हैं उनमें मुद्रास्फीति जिन अन्य कारणों का प्रभाव देखा जाना जरूरी है उनमें खाद्यान्नों की पूर्ति, सरकारी बफर स्टॉक के मार्फत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन और कृषिगत और गैर कृषिगत आमदनी में सापेक्ष असमानताएं होती है। खाद्यान्नों के अभाव से इनके मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को भी प्रेरित करती है। जब खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते हैं तो अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। और अगर यदि कृषिगत व गैर कृषिगत क्षेत्रों की आमदनी में वृद्धि में भारी असमानता होती है तो सापेक्ष मूल्यों में काफ़ी अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से भी मुद्रास्फीति पैदा होती है या उत्पन्न होती है। फिर है कि परोक्ष करों में जो वृद्धि है वो भी मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। जैसे भारत में जो उत्पादन शुल्क है, आयात शुल्क है या बिक्री कर है, जिसे वर्तमान में GST कर दिया गया है ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर, इनका भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में काफ़ी हाथ रहता है। वैसे जो प्रत्यक्ष कर हैं उनसे खर्च योग्य आय कम होने से मुद्रास्फीति पर एक सीमा तक रोक लगाई जा सकती है, लेकिन जो परोक्ष कर होते हैं या अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो ज़्यादातर मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले ही माने जाते हैं, क्योंकि जब अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं, तो वस्तुओं की कीमतें अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो अनेक तत्व हैं वो मिलकर के किसी भी देश में लागतजन्य व मांगजन्य मुद्रास्फीति की दशाएं न केवल उत्पन्न करते हैं बल्कि उनको स्थायित्व भी प्रदान कर देते हैं। और साथ में विकासशील देशों में या भारत जैसे देशों में ढांचागत बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति को और ज़्यादा बल मिलता है। तो मुद्रास्फीति की समस्या बहुत ही जटिल होती है और इसका स्थायी समाधान करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस पर जो जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, कालाबाजारी है आदि का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभावों के अंतर्गत हम सिर्फ आर्थिक प्रभाव लेंगे कि आर्थिक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है। ये उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश, आय का वितरण, विदेशी व्यापार, मुद्रा की विनिमय दर आदि सभी को प्रभावित करती है ना। तो इसके जो प्रमुख आर्थिक प्रभाव हैं उनको हम लेंगे। सबसे पहला प्रभाव है कि जो हल्की मुद्रास्फीति होती है वो अर्थशास्त्री मानते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए टॉनिक के समान होती है, यानी टॉनिक का काम करती है। जो तेज मुद्रास्फीति है या अत्यधिक तेज मुद्रास्फीति है उसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन जो मंद गति से चलने वाली मुद्रास्फीति है उसको लाभकारी माना जाता है। यानी अगर धीरे धीरे कीमतें बढ़ती है तो उससे उत्पादककर्ता को सहारा मिलता है कि उसकी आय बढ़ रही है, उसके लाभ बढ़ रहे हैं, तो वो उत्पादन को भी बढ़ाता है और उनको प्रेरणा मिलती है। तो जो साधारण मुद्रास्फीति है, जैसे माना जाता है 3 से 4% सालाना जो मुद्रास्फीति की दर है वो संभवतः उत्पादन को प्रेरणा देती है और प्रेरणादायक मानी जाती है। इससे जो कृषिगत उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन है उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जो मंद गति की मुद्रास्फीति की जो दर है इसके लिए कोई एक सुनिश्चित रेखा खींचा जाना बहुत ही कठिन होता है। ये प्रत्येक देश के लिए अलग अलग
हो सकती है। फिर है उपभोग और जीवन पर किस प्रकार से ये प्रभाव डालती है। जब मुद्रास्फीति की दशाएं जो है वो निरंतर चलती रहती है तो उससे स्थिर आमदनी वाले समूह यानी जिनकी आमदनी स्थिर है, जैसे श्रमिक है, वेतन भोगी जो कर्मचारी है या जो पेंशन होल्डर्स हैं, उनकी जो वास्तविक क्रय शक्ति वह कम हो जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी वो पहले से कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं और उनकी कार्य क्षमता भी घटती है। इससे सामाजिक असंतोष बना रहता है और राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन पर प्रभाव डालती है, उपभोग को प्रभावित करती है। फिर ऋणदाता और ऋणी पर प्रभाव है ना। मुद्रास्फीति की स्थिति में जो कर्जदाता है वो घाटे में रहता है, जो पैसे देता है वो घाटे में देता है, और कर्ज लेने वाला जो है यानी जो ऋणी है वो फायदे में रहता है। हम मान लें कि हमने किसी को कर्ज दिया है ना, 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए हमने किसी को कर्ज दिया या उधार दिए, और उसने आज से इस समय जबकि सोने के भाव मान लीजिए 40,000 रुपये 10 ग्राम है, तो ऐसी स्थिति में उसने 50 ग्राम सोना खरीदा, और जब वो 1 साल बाद लौटाता है और हम मान लें कि अगर सोने की कीमत उस समय 50,000 रुपये 10 ग्राम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जिसे लौटाएगा, वापस कर्ज जिसने दिया था उसको देगा, तो वो अब वो 2 तोले सोने ही खरीद पाता है। तो इस प्रकार से जो ऋण देता है उसको मुद्रास्फीति के कारण घाटा होता है, जबकि जिसने ऋण लिया था उसको फायदा होता है। इससे जो है उसको आर्थिक हानि भी होती है जो कर्ज देता है। तो यही जो प्रमुख कारण है कि जो तेज मुद्रास्फीति है उसकी अवधि में लोग उधार देना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और इस प्रकार की मुद्रास्फीति बचत को भी हतोत्साहित करती है। मूल्य स्थिरता के वातावरण में बचतों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि लोगों को मुद्रा की क्रय शक्ति में विश्वास बना रहता है। तो मुद्रास्फीति हम जैसा कि मुद्रास्फीति दर को हम कैसे मापते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मुद्रास्फीति की दर से भाग देने के कारण वास्तविक मजदूरी, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश सभी अपने मौद्रिक मूल्यों में कम हो जाते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है फिर कि ये जो है राष्ट्रीय आय और धन के वितरण को भी प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति आय व धन की असमानता को बढ़ाती है। ये धनी को और अधिक धनी और निर्धन को और ज़्यादा गरीब बना देती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के समय जो उद्यमकर्ता होते हैं और जो व्यापारी होते हैं वो अपनी आमदनी बढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें उनके लाभ को बढ़ाती है। लेकिन जो गरीब वर्ग है उसकी क्रय शक्ति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। वो उस रुपये में 100 रुपये में मान लीजिए पहले से कम वस्तुओं को खरीद पाता है और निर्धन और ज़्यादा निर्धन होता चला जाता है। इस मुद्रास्फीति के कारण लोग जो है वास्तविक संपत्ति जैसे मकान है, जेवर है आदि को खरीदने में अधिक रुचि दिखाने लगते हैं, जिससे जो उत्पादक निवेश है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, यानी जिससे उत्पादन किया जा सके। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मकान में, प्लॉट में या जेवर में तेज़ी से कीमतें बढ़ेगी, तो वो उस पर ध्यान देते हैं, और उत्पादन करने वाले जो फैक्ट्री है आदि है उनमें मशीनरी आदि पर कम ध्यान देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था का कारण और परिणाम दोनों ही मानी जाती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट है फिर कि विदेशी व्यापार को भी ये प्रभावित करती है। यानी मुद्रास्फीति के कारण एक देश की विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति जो है वो घट जाती है। इससे निर्यात बढ़ाने में कठिनाई होती है और आयात बढ़ने लगते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति की दर उस देश की तुलना में नीची हो। इससे व्यापार का घाटा भी बढ़ता है, देश की विनिमय दर का ह्रास होने लगता है और कभी कभी मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ता है, जैसा कि 1991 में हमने 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया था। इस प्रकार मुद्रा के आंतरिक मूल्य में गिरावट या उसका अवमूल्यन करना की दशा उत्पन्न हो जाती है, और इससे भुगतान असंतुलन और विदेशी ऋणग्रस्तता की समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट फिर इसका प्रभाव है कि बजट घाटा और मुद्रास्फीति इन दोनों का माना जाता है कि चोली दामन का साथ है। जब मुद्रास्फीति के कारण सरकार का योजना और गैर योजना खर्च जो है वो बढ़ जाता है और आय के साधन अपर्याप्त रहते हैं, तो उसके कारण बजट का घाटा ऊंचा हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेते हैं तो हमें मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना होता है, यानी नए नोट छापने होते हैं। उससे मुद्रास्फीति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति, बजट घाटा और मुद्रास्फीति, इसका ये जो दुष्चक्र है ये निरंतर ही चलता रहता है। मुद्रास्फीति बजट घाटे को जन्म देती है और बजट घाटा फिर मुद्रास्फीति को जन्म देता है।
नेक्स्ट जो है इसका आर्थिक प्रभाव वो है कि ये अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न कर देती है। समाज में आय की असमानता बढ़ने से जो धनी वर्ग है उनके लिए विलासिता और आराम की वस्तुएं उत्पन्न करने के लिए उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन का ढांचा विकृत हो जाता है। एक तरफ समाज अनिवार्य वस्तुओं के अभाव में कठिनाई को भुगतता है, तो दूसरी तरफ विलासिताओं के उत्पादन में सीमित साधनों का दुरुपयोग जारी रहता है। क्योंकि धनी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और वो विलासिता की वस्तुएं खरीदने के इच्छुक होते हैं, तो उनको देख करके उत्पादक भी विलासिता की वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति जो है वो अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर देती है, जिनको ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति को कई सिरों वाला दैत्य मानते हैं। यह न केवल आर्थिक दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र को कमजोर कर देता है। इसलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो इसके बाद जो है अब हम अगले जो लेसन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो आज हमने मुद्रास्फीति के विभिन्न कारणों और उसके आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया है। इससे आगे के वीडियो में हम इस मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे।